हेलो एवरीवन। आज है 24 अगस्त 2024 और 24 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यह सीरीज़ आप सभी लोगों के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अमेजन पुनर्वीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। विश्व बैंक ने अमेजन के पुनर्वीकरण का समर्थन करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है, जिस बॉन्ड की कीमत $225 मिलियन है और इसकी अवधि 9 साल है। यह जो बॉन्ड है वह निवेशकों का रिटर्न नए पेड़ों द्वारा हटाए गए कार्बन की मात्रा से जुड़ा है, ना कि वनों की कटाई को रोकने से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो भी पेड़ हटाए जा रहे हैं उनकी मात्रा से जुड़ा हुआ है, नए पेड़ों की कटाई से यह जुड़ा हुआ नहीं है। इस बॉन्ड का उद्देश्य पुनर्वीकरण प्रयासों को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करके अमेजोन के जो जंगल है उनकी रक्षा करना है। चूँकि यह विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है तो थोड़ा हम विश्व बैंक के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसका फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में तो यह भारत का दूसरा 700 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर संयंत्र है और यह एक स्वदेशी डिजाइन वाला परमाणु रिएक्टर संयंत्र है। अगर बात किया जाए इसके बारे में तो इसका सफल संचालन इसकी जुड़वा इकाई कैप्स 3 के बाद हुआ, यानी कैप्स 4 के पहले भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र चल रहा था। भारत की योजना यह है कि 2031-32 तक इसी डिज़ाइन के 14 और रिएक्टर को बनाया जाएगा और यह बनाया जा रहा है NPCIL की मदद से। अभी तक 2031-32 तक भारत में जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित वाटर स्पाउट क्या है? तो जो है वाटर स्पाउट है वह पानी के ऊपर हवा का धुंध का घूमता हुआ स्तंभ है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरह से पानी के ऊपर हवा और धुंध का घूमता हुआ स्तंभ दिखता है, इसे ही वाटर स्पाउट कहा जाता है। यह हुआ है इटली के सिसिली में एक नौका जो था वह भयंकर तूफान के दौरान डूब गई, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और कई लोग यानी लगभग 6 लोग लापता हो गए हैं। और जल स्तंभ हवा के घूमते हुए स्तंभ होते हैं जो पानी के ऊपर बनते हैं और बवंडर की तरह दिखते हैं। ये लगभग 5 से 10 मिनट तक चलते हैं और जिनका औसत व्यास 50 मीटर तक होता है और इनमें जो हवा की गति होती है वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हमारा अगला सवाल है, परमाणु घड़ियों में निम्न सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों में सामान्यतः सीजियम का उपयोग किया जाता है। यह सीजियम का उपयोग किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने चंद्रमा पर समय की विसंगतियों को दूर करने के लिए एक चंद्र समय मानक प्रस्तावित किया है, जो इसके अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण के कारण है। परमाणु घड़ियाँ GPS, दूरसंचार और अनुसंधान में सटीकता के लिए महत्वपूर्ण हैं और सबसे सटीक समय का निर्धारण करती हैं। ये सभी घड़ियाँ जो भी परमाणु घड़ियाँ हैं वह सीजियम 133 जैसे परमाणु के स्थिर अनुनाद आवृत्तियों का उपयोग करके समय मापती हैं, जिसकी वजह से यह एक्यूरेट समय का मापन कर पाती हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यूरोपीय संघ और भारत का विदेश मंत्रालय इसको आयोजित करवा रहा है और इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि आतंकवाद विरोधी साझेदारी को बढ़ावा देना है और यूरोपीय संघ की इंडो पैसिफिक नीति के साथ तालमेल बिठाना है। चूँकि वैश्विक आतंकवाद निरोधक परिषद के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और यूरोप के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में 2024 के इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली महिला का नाम क्या है? तो हाल ही में डायना पेंडोले ने
नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप का खिताब जीता है। यह पुणे की रहने वाली हैं और पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने यह खिताब जीता हुआ है, और यह इन्होंने खिताब जो जीता है वह MRF सैलून्स कैटेगरी में जीता हुआ है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में उल्ची फ्रीडम शील्ड 24 अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के ओसान एयरबेस पर 51वीं फाइटर विंग अपने तत्परता अभ्यासों की उल्ची फ्रीडम 24 के साथ एकीकृत करके एक प्रमुख सैन्य परीक्षण अभ्यास कर रही है। इसका लक्ष्य यह है कि जो भी सेना को किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है। यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक संयुक्त अभ्यास है जो कि 19 अगस्त से शुरू होगा और 23 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे ICC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जय शाह को ICC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो कि BCCI के भी सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा अगर मोहसिन नकवी की बात किया जाए तो यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और ग्रेग बर्कले इसके पूर्व यानी जय शाह के ICC के चेयरमैन बनने के पूर्व यह यहाँ ICC के चेयरमैन थे। अगर बात किया जाए चेयरमैन की उम्मीदवारी के लिए तो जो टोटल 16 वोटिंग सदस्य करते हैं, जिनमें से 9 वोट जिस व्यक्ति को मिल जाते हैं वह यह चुनाव जीत जाता है। इसके अलावा भारत के जगमोहन डालमिया, शरद पवार और N श्रीनिवासन जी भी ICC के चेयरमैन बन चुके हैं। अगर बात करें ICC के बारे में तो इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर 1909 से 2005 तक लंदन इंग्लैंड में था। इसके बाद 2005 से वर्तमान तक दुबई में स्थित है। इसमें 108 सदस्य देश हैं और इसके डिप्टी जो अध्यक्ष हैं वह इमरान ख्वाजा हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने रूसी तेल का शीर्ष आयातक बनकर चीन से आगे निकल गया है? तो हाल ही में भारत रूसी तेल का आयातक सबसे बड़ा बन गया है, जो कि रूस को पीछे छोड़ दिया है। यह कार्य जुलाई 2024 में हुआ है, जिसमें चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि चीन तेल शोधन से कम पैसे कमा रहा था, जिसके कारण उसने रूस से कम कच्चा माल खरीदा है, और भारत प्रतिदिन 2.07 मिलियन बैरल रूसी तेल का आयात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस से चीन का आयात घटकर 1.76 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA का सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में दीप्ति गौर मुखर्जी ने MCA के सचिव का पदभार संभाला है और इन्होंने मनोज गोविल का स्थान लिया है। अगर हम बात करें दीप्ति गौर मुखर्जी के बारे में तो यह मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने मनोज गोविल का स्थान लिया है, और यह मनोज गोविल अब व्यय विभाग में सचिव का पदभार संभाल रहे हैं। इसके पहले जो दीप्ति गौर मुखर्जी जी हैं वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO पद पर कार्यरत थी। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।